आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी, जो अपने संगठन से लेकर टिकट बंटवारे तक मुसलमानों को लगभग पूरी तरह बाहर रखती है, उसे बिहार में एक मुस्लिम चेहरे को कैबिनेट मंत्री मानने पर मजबूर कर दिया? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सत्ता के असली गणित का है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति का ढांचा ही मुस्लिमों से दूरी बनाकर रखने पर खड़ा है, ताकि बहुसंख्यक वोट उसके साथ मजबूती से जुड़े रहें। ऐसे में नीतीश कुमार के गठबंधन में एक मुस्लिम मंत्री की एंट्री कोई सद्भावना या सबका साथ वाला कदम बिल्कुल नहीं, बल्कि सत्ता की जरूरतों के कारण लिया गया अनिवार्य फैसला था। 2025 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके साथ ही नए मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आई। 26 मंत्रियों की इस सूची में जहां जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा गया, वहीं एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कैमूर जिले के चैनपुर से विधायक मोहम्मद जमा खान। बीजेपी ने भले ही अपने टिकट पर किसी मुस्लिम को जगह न दी हो, लेकिन गठबंधन की कुर्सी बचाने के लिए उसे नीतीश कुमार के फैसले के आगे झुकना पड़ा। ये कदम पूरी तरह राजनीतिक विवशता का परिणाम था, न कि विचारधारा में किसी बदलाव का संकेत। जमा खान की पृष्ठभूमि भी इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। कैमूर के नौघरा गांव में जन्मे जमा खान का परिवार कभी हिंदू राजपूत माना जाता था, जिसने बाद में इस्लाम स्वीकार किया। यही वजह है कि जमा खान को अक्सर एक ऐसे पुल के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक स्तर पर दोनों समुदायों की ओर एक साथ जुड़कर चल सकता है। वाराणसी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 2005 में बसपा के टिकट से राजनीति में कदम रखा, लेकिन लगातार 3 हार ने उनकी शुरुआत मुश्किल बना दी। बावजूद इसके उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और 2020 में पहली बार जीत हासिल की। यही जीत उनका टर्निंग पॉइंट बनी। जेडीयू में शामिल होने के बाद उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली और जनता से सीधा संपर्क उनकी असली ताकत बन गया। 2025 में दोबारा मंत्री बनना इस बात का संकेत था कि नीतीश कुमार के लिए जमा खान सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा है। लेकिन बीजेपी के लिए यह संतुलन मजबूरी था, क्योंकि पार्टी अपनी छवि और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कभी भी खुद किसी मुस्लिम नेता को आगे नहीं लाएगी। वो सिर्फ इतना कर सकती थी कि गठबंधन की कुर्सी बचाने के लिए उसे नीतीश कुमार के फैसले के आगे झुकना पड़ा। यह कदम पूरी तरह राजनीतिक विवशता का परिणाम था, न कि विचारधारा में किसी बदलाव का संकेत। जमा खान की पृष्ठभूमि भी इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। कैमूर के नौघरा गांव में जन्मे जमा खान का परिवार कभी हिंदू राजपूत माना जाता था, जिसने बाद में इस्लाम स्वीकार किया। यही वजह है कि जमा खान को अक्सर एक ऐसे पुल के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक स्तर पर दोनों समुदायों की ओर एक साथ जुड़कर चल सकता है। वाराणसी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 2005 में बसपा के टिकट से राजनीति में कदम रखा, लेकिन लगातार 3 हार ने उनकी शुरुआत मुश्किल बना दी। बावजूद इसके उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और 2020 में पहली बार जीत हासिल की। यही जीत उनका टर्निंग पॉइंट बनी। जेडीयू में शामिल होने के बाद उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली और जनता से सीधा संपर्क उनकी असली ताकत बन गया। 2025 में दोबारा मंत्री बनना इस बात का संकेत था कि नीतीश कुमार के लिए जमा खान सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा है। लेकिन बीजेपी के लिए यह संतुलन मजबूरी था, क्योंकि पार्टी अपनी छवि और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कभी भी खुद किसी मुस्लिम नेता को आगे नहीं लाएगी। वो सिर्फ इतना कर सकती थी कि गठबंधन की राजनीति में नीतीश के चुने हुए मुस्लिम नेता को स्वीकार कर ले, ताकि सत्ता का ढांचा बना रहे। अब सवाल उठता है कि जमा खान आर्थिक रूप से किस पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पास कितनी संपत्ति है। 2025 के हलफनामे के अनुसार उनके पास लगभग 1.57 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इसमें अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस और घरेलू सामान शामिल है। उन पर करीब 16.8 लाख रुपए की देनदारी भी दर्ज है। यानी वो करोड़ों में खेलने वाले नेताओं में से नहीं, बल्कि जमीन से उठे हुए नेता हैं, जिनकी मजबूती धनबल में नहीं, बल्कि जनता के बीच उनकी पहुंच में है। जमा खान 2 बार के विधायक हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा बताती है कि उन्होंने हर कदम संघर्ष करके तय किया है। उनकी कैबिनेट में वापसी जेडीयू की रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी की मजबूरी का परिणाम। नीतीश कुमार की कैबिनेट में जहां भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं जेडीयू के अनुभवी चेहरे श्रवण कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और बृजेंद्र यादव भी शामिल हैं। इस संतुलन में जमा खान की मौजूदगी सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश है कि गठबंधन में उनका वजन है। बिहार की राजनीति में यह कदम साबित करता है कि बीजेपी अपने सिद्धांतों और विचारधारा में कोई बदलाव नहीं कर रही है। वो सिर्फ सत्ता के समीकरणों को साध रही है और इन्हीं समीकरणों के बीच जमा खान आज न सिर्फ कैबिनेट मंत्री हैं, बल्कि एनडीए सरकार की मजबूरी और रणनीति दोनों का प्रतीक बन चुके हैं।